नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इजी ट्यूटलर बाय जितेंद्र सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं CIB पेपर 3 रिटेल बैंकिंग का यूनिट 5। दोस्तों, इससे पहले हमने मॉड्यूल ये को पूरा ख़त्म कर लिया है। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमने किया था। उसके बाद दोस्तों ये मॉड्यूल बी का यूनिट 5 है। तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट होना वेरी इम्पॉर्टेंट। बिना प्रोडक्ट के वो बिज़नेस नहीं चल सकता। अब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे लोग पसंद करें, क्योंकि अगर पसंद नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हमारा बिज़नेस जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसी में दोस्तों रिटेल बैंकिंग भी आता है। रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट इज़ द फलक्रम ऑन विच इंटायर रिटेल बैंकिंग रिवॉल्व्स। सारा का सारा जो रिटेल बैंकिंग है दोस्तों, वो प्रोडक्ट के चारों तरफ ही घूमता है। अगर हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं तो रिटेल बैंकिंग अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर प्रोडक्ट ख़राब है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो हमारा रिटेल बैंकिंग उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा दोस्तों। एवरीथिंग सेंटर्ड ऑन इट। किसके सेंटर्ड होता है? प्रोडक्ट के। एवरीथिंग सेंटर्ड ऑन इट। द प्रोडक्ट टू ऑफर बेटर वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस टू द प्रोडक्ट। डिफरेंट डिफिनीशन ऑफ द प्रोडक्ट आर डिस्कस्ड बिलो। तो इसी में दोस्तों अब प्रोडक्ट कहते किसको हैं, ये भी एक बात है दोस्तों। तो इसमें इसके डिफरेंट डिफिनीशन दिए गए हैं। इसी में एक महान भाव थे थियोडर लेविट। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ऑब्जर्व दैट, इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनका कहना था कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये कम्बिनेशन होते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल को, कि जिसे हम छू सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें, और कुछ को केवल सोच सकें, अनुभव कर सकें। ये दोनों को ही मिलाकर ही प्रोडक्ट बनता है। टू द पोटेंशियल बायर द प्रोडक्ट इज ए कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फैक्शन। जो पोटेंशियल बायर है उनके लिए प्रोडक्ट क्या है? उनके लिए प्रोडक्ट है वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो कितने सेटिस्फाइड है। द कस्टमर अटैच वैल्यू टू ए प्रोडक्ट in proportion to its perceived ability to help solve his problem or meet his needs। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट होता है, कस्टमर इस प्रोडक्ट को अपने किसी न किसी आवश्यकताओं से जोड़ के देखता है। उसको जिस तरह की ज़रूरत होगी उस तरह के प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब वो प्रोडक्ट क्या करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो नीड्स है, उसको अगर पूरा करता है तो वह प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होता है उस कस्टमर के लिए दोस्तों। दूसरी एक डिफिनीशन है, अ बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड। ये बैंक के जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कुछ भी, दैट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। सेम चीज़ है दोस्तों कि हम बैंक के प्रोडक्ट किसको कहेंगे? बैंक के प्रोडक्ट उसको कहेंगे जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी हो जो कस्टमर के, ऐसी कैपेसिटी हो जो कस्टमर के डिज़ायर को, सेटिस्फेक्शन को यूज कैसे कर रहा है और उसमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको हम बैंकिंग प्रोडक्ट कहेंगे दोस्तों। अब प्रोडक्ट की लाइफ के बारे में देखते हैं। देयर आर वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होता है, जैसे ही वो डेवलप होता है उसके बाद वो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो उसमें से दोस्तों मेन 4 स्टेजेज हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज।
तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे ही डेवलप होता है तो पहला उसका स्टेज होता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। मार्केट में उसको जब उतारा जाता है उसको तरह तरह से प्रोमो चलाए जाते हैं, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, प्रमोशंस किए जाते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट फला है, इसके ये फ़ायदे हैं, आप इसको लीजिए। थोड़े ही दिनों में वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो जाता है और मार्केट में इतना छा जाता है कि हर जगह पे उसी प्रोडक्ट का नाम होने लगता है। किसी से बात करो, नहीं भाई फला प्रोडक्ट अच्छा है, ये खरीद लो। और जब ये स्टेज एकदम अपने चरम पे हो जाता है तो उसी को मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की एक सीमा होती है, उसके बाद लोग उसको नापसंद करना शुरू कर देते हैं, नई नई चीज़ें आने लगती हैं, उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। तब जो पुराना प्रोडक्ट था उसकी मांग घट जाती है और इसी स्टेज को डिक्लाइन स्टेज कहते हैं दोस्तों। तो किसी भी प्रोडक्ट को उसके डेवलपमेंट के बाद 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी और चौथा डिक्लाइन। प्रोडक्ट लाइंस ऑफ ए बैंकर। अब जो दोस्तों बैंकर्स के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, आप सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि बैंक में मेनली 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक तो डिपॉजिट प्रोडक्ट होते हैं, दूसरा लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं। सॉरी, डिपॉजिट प्रोडक्ट को ही लाइबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा होता है असेट प्रोडक्ट। तो अब जो डिपॉजिट प्रोडक्ट है दोस्तों उसमें क्या क्या आते हैं, सेविंग डिपॉजिट आता है, करंट डिपॉजिट आता है, टर्म डिपॉजिट आता है। ये कस्टमर के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये तीनों प्रोडक्ट रखे गए हैं दोस्तों। अब आता है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों 2 तरह की डिपॉजिट होती है। एक होती है करंट डिपॉजिट या करंट अकाउंट, या इसे और करंट अकाउंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों ऑगमेंटेड करंट अकाउंट, बेसिक करंट अकाउंट विथ चेकबुक, बेसिक करंट अकाउंट विथ चेकबुक, वैल्यू एडिशन, इंश्योरेंस कवर, ये सब साथ में आते हैं दोस्तों, ये प्लस है। उसके बाद आते हैं सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट हैं उसमें करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। तो करंट अकाउंट को 2-3 तरह से बांटा गया है। पहला है कोर करंट अकाउंट और दूसरा है ऑगमेंटेड करंट अकाउंट। कोर करंट अकाउंट में दोस्तों नॉर्मल करंट अकाउंट होगा, डेली उसका लेन देन होगा, दिन में कई बार कर सकते हो, साथ में एटीएम भी रहते हैं, चेकबुक भी रहते हैं। और ऑगमेंटेड करंट अकाउंट में दोस्तों करंट अकाउंट के साथ उसमें कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, इसी तरह के कुछ और फैसिलिटी दे दी जाती हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट भी दोस्तों एक बैंक का लाइबिलिटी प्रोडक्ट है। इस समय सेविंग अकाउंट में कई तरह की फैसिलिटी दी जा रही हैं, कई तरह के अकाउंट खोले जा रहे हैं दोस्तों। इसमें से है एक बेसिक सेविंग अकाउंट विथ चेकबुक, डेबिट कार्ड, जो बेसिक सेविंग अकाउंट होते हैं। वैल्यू एडिशन लाइक टैग्ड इंश्योरेंस कवर, ये सब देख ही लिए दोस्तों। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, स्वीप आउट फैसिलिटी, अदर कंसेशन लाइक फ्री रेमिटेंसेस, सेविंग अकाउंट, ये फैसिलिटी आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाती है दोस्तों। आगे हम लोग दोस्तों सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कई प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, तो इसको अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान दीजिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, इसको फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं दोस्तों। ये भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें मंथली जो भी आपके पास बचत हो रहा है हर महीने जमा की जाए। अब रेकरिंग में भी दोस्तों 2-3 तरह के आ गए हैं। एक होता है एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा करो, एक होता है मल्टीपल में उसके जमा कर सकते हो, दूसरा है दोस्तों एक फिक्स्ड डिपॉजिट। एक फिक्स्ड अमाउंट को 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 50,000, 5 लाख जो भी है उसको एक सर्टेन टाइम के लिए फिक्स कर दिया जाता है दोस्तों। ये आता है फिक्स्ड डिपॉजिट में।
एक प्रोडक्ट है दोस्तों कम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट, इसमें दोनों तरह की फैसिलिटी रहती है दोस्तों। चाहे आप फिक्स्ड अमाउंट में जमा करें या उसके मल्टीपल्स में 10 टाइम, 20 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम हर महीने भी जमा कर सकते हैं। ये कम्बिनेशन होता है दोस्तों, इसको भी आजकल कुछ ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब सेविंग अकाउंट में दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको कई तरह के अकाउंट पढ़ाए जाएंगे, तो इसमें से एक है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। मेनली यह अकाउंट दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। इससे पहले भी नो फ्रिल अकाउंट से इसी से मिलते जुलते थे, लेकिन इसमें कुछ और फैसिलिटी दी गई दोस्तों, जिसलिए इसका नाम रखा गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हैज़ बीन डिजाइन्ड एज ए सेविंग अकाउंट विच विल ऑफर सर्टेन मिनिमम फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज। जो जरूरी फैसिलिटी हैं इसमें फ्री ऑफ चार्ज दी जाती हैं दोस्तों। और इनके जो मिनिमम कॉमन फैसिलिटी है दोस्तों BSBDA अकाउंट के, वो नीचे हैं दोस्तों। जैसे द बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट शुड बी कंसीडर्ड ए नॉर्मल बैंकिंग सर्विस अवेलेबल टू ऑल। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है दोस्तों, ये इसीलिए लाया गया है जिससे ये इंश्योर किया जाए कि अपने देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको बैंकिंग सर्विस अवेलेबल हो, और वो भी बहुत ही जेन्यून या नील चार्जेस के ऊपर। दिस अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। इस तरह के अकाउंट में किसी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। द फॉलोइंग बेसिक मिनिमम फैसिलिटी विल बी ऑफर्ड इन द BSBD अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? डिपॉजिट ऑफ कैश एट ब्रांच एज वेल एज ATM या CDM। तो दोस्तों जो डिपॉजिट ऑफ कैश है वो चाहे ब्रांच लेवल पे या आउटसाइड किसी भी ATM पे या CDM मशीन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। रिसीप्ट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल और बाय मीन्स ऑफ डिपॉजिट कलेक्शन चेक ड्रॉन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट, ये सारी सुविधाएं भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है दोस्तों। नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी मेड इन ए मंथ। डिपॉजिट के ऊपर दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं है, निकालने पे इसमें लिमिट है दोस्तों। अब वो क्या है? मिनिमम ऑफ 4 विड्रॉल। दोस्तों देखिए इस तरह के डिपॉजिट में डिपॉजिट पे कोई चार्जेस या उनका लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन विड्रॉल पे लिमिटेशन से 4 टाइम 4 बार, एक महीने में 4 बार आप विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, ये जो 4 टाइम्स है 4 विड्रॉल्स है ये इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल भी है। जैसे 2 बार आपने ATM से निकाला और 2 बार अगर ब्रांच में निकाल लिया तो 4 हो गया दोस्तों, या 4 बार आपने ATM से निकाला तब भी दोस्तों ये 4 बार गिना जाएगा, या 4 बार केवल ब्रांच से निकाला तब भी 4 बार माना जाएगा दोस्तों। तो BSBD अकाउंट में विड्रॉल जो है एक महीने में 4 बार की लिमिट है। ATM कार्ड और ATM का डेबिट कार्ड ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट BSBD अकाउंट में दोस्तों दिए जा रहे हैं। नो चार्ज विल बी लेविड ऑन ऑपरेशन एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। कभी कभी दोस्तों काफ़ी दिनों तक अगर हम लेन देन नहीं करते हैं तो अकाउंट जो है नॉन ऑपरेटिव हो जाता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए भी BSBD टाइप के अकाउंट में कोई चार्जेस बैंक नहीं लेता है दोस्तों। बैंक आर फ्री टू प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूडिंग इशू ऑफ चेकबुक भी दिया जाना है, और इसमें किसी भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। BSBD अकाउंट शैल बी सब्जेक्ट टू RBI इंस्ट्रक्शन ऑफ KYC AML फॉर ओपनिंग
ऑफ द बैंक अकाउंट, द BSBD अकाउंट शैल बी सब्जेक्ट टू। देखा दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो छूट में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, लेकिन RBI का जो इंस्ट्रक्शन है कि KYC और AML पर जो है, जो रूल्स है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। होल्डर ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एनी अदर। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों कि जो भी होल्डर हैं इस तरह के खाते का, वो एलिजिबल नहीं है किसके लिए, ओपनिंग एनी अदर सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन दैट बैंक। उस बैंक में कहीं भी किसी भी ब्रांच में दूसरा खाता नहीं खोल सकते। इफ़ अ कस्टमर हैड एनी अदर एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन दैट बैंक, ही सी विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज इट विद इन 30 डेज। अगर दूसरा कोई अकाउंट है उसका, तो विद इन 30 डेज उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। द मिनिमम फ्री विड्रॉल टू BSBD अकाउंट होल्डर कैन बी मेड एट ऑल ATM, ओन बैंक, अदर बैंक ATM, जो भी है दोस्तों। तो इनका कहना यह है जो मिनिमम फ्री विड्रॉल्स है, 4 टाइम्स जो फ्री विड्रॉल्स है वो किसी भी ATM पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, चाहे वो अपना ATM है चाहे किसी दूसरे बैंक के ATM हों। इसके बाद दोस्तों BSBD अकाउंट के बाद स्मॉल अकाउंट्स आते हैं दोस्तों। इस स्मॉल अकाउंट का चलन पहले से ही है, जिसको नो फ्रिल अकाउंट भी बोले जाते हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों, द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख। इनका एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र इन ए मंथ डज नॉट एक्सीड ₹10,000। द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र इन ए मंथ डज नॉट एक्सीड ₹10,000। 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए पर मंथ दोस्तों। द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹50,000। ये जो स्मॉल अकाउंट है दोस्तों, इसमें एट ए टाइम 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। इस तरह के अकाउंट को दोस्तों स्मॉल अकाउंट कहते हैं। अब जो BSBD अकाउंट है दोस्तों, इसमें स्मॉल अकाउंट से थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटी दी गई दोस्तों, इसीलिए उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ज़्यादा कारगर माना जाता है दोस्तों। अब हम दोस्तों ध्यान देंगे नो योर कस्टमर फॉर्म्स, KYC जो फॉर्म्स है ये क्या होता है और क्या ज़रूरत है इसकी बैंक में। तो दोस्तों बैंक में एक गाइडलाइंस है कि जो भी कस्टमर बैंक में आएगा या नया कस्टमर बनेगा, उसकी एटलीस्ट जो मिनिमम जानकारी होती है वो बैंक के पास होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों RBI के सर्कुलर्स हैं, समय समय पे आते रहते हैं। तो अभी जो है दोस्तों, किसी भी कस्टमर को KYC नाम्स को पूरा करने के लिए बैंक एक फॉर्म इशू करता है, जिसको KYC फॉर्म बोलते हैं, नो योर कस्टमर फॉर्म। उसमें दोस्तों कुछ जानकारियाँ होती हैं, उसको फिल करके बैंक में जमा करना होता है। जैसे उसमें रहता है नेम एंड एड्रेस रहता है, पैन टिन नंबर होता है, फादर्स का नेम रहेगा और फैमिली डिटेल्स भी दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट है, आपका इनकम कितना है, एज कितना है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, कहाँ के रहने वाले हैं, रेजिडेंस कहाँ का है, कन्वेंस क्या है, क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, डिटेल ऑफ डिपॉजिट लोन्स, सोर्स ऑफ फंड, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी जानकारी KYC फॉर्म में दोस्तों दी रहती है। उसके साथ रहता है एनुअल इनकम, अगर आपके पास पासपोर्ट है, ये सारी ये जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों उसमें KYC फॉर्म में दी रहती हैं। और सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सारे कस्टमर का KYC ज़रूर होना चाहिए। अब अगर बैंक इसमें फेल होते हैं दोस्तों, तो कंट्रोलर जो हमारा RBI है समय समय पे उनके ऊपर चार्जेस भी, फाइन भी
इम्प्लीमेंट करता रहता है दोस्तों। अब देखें दोस्तों, जो लाइबिलिटी के प्रोडक्ट से, जो सेविंग अकाउंट था, करंट अकाउंट था, टर्म डिपॉजिट था, ये सारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट थे दोस्तों। इसके बाद आता है क्रेडिट प्रोडक्ट। क्रेडिट प्रोडक्ट में दोस्तों, क्रेडिट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द बैंक अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। जो क्रेडिट प्रोडक्ट है दोस्तों, ये दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटे गए हैं दोस्तों। एक तो ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कीम एंड मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम। दोस्तों, एक ट्रेडिशनल जो क्रेडिट स्कीम है, ये जो भी चीज़ें पहले से चल रही हैं, जो लोन प्रोडक्ट पहले से चल रहे हैं, उसको ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कीम बोलते हैं दोस्तों। जैसे अब केसीसी है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड, ये ट्रेडिशनल स्कीम है, ये हर जगह चलना है, हर बैंकों में चलना है। और होता है दोस्तों मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम। वो मार्केट को देखते हुए बैंक नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है दोस्तों। तो इसमें आगे देखते हैं रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट होते कौन कौन से हैं दोस्तों। तो इसमें है होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, अदर रिटेल लोन। ठीक है दोस्तों, होम लोन समझ ही रहे हैं, ऑटो लोन समझ ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनल लोन के बारे में जान ही रहे हैं। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे अदर सर्विसेज। इन द अदर सर्विसेज कैटेगरी, all the services offered by the bank other than the deposit scheme and credit scheme can be grouped again. It can be further classified remittances and other fee-based services. तो दोस्तों, रिटेल बैंकिंग में दो प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया। एक तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट, जितने भी डिपॉजिट प्रोडक्ट हैं वो हम लाइबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा क्या है, असेट प्रोडक्ट, तो जो हमारे लोन्स है। उसके अलावा भी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, उसको अदर सर्विसेज में काउंट करते हैं। उनमें से एक है रेमिटेंसेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को पैसे भेजना, और फी बेस्ड सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं दोस्तों, उसमें बैंक चार्ज करता है फीस और उनका काम करता है। इन रेमिटेंस सर्विसेज, इशू ऑफ ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, NEFT, RTGS, ये सारी सुविधाएं दी जाती है दोस्तों। अदर फी बेस्ड सर्विसेज में है दोस्तों कलेक्शन ऑफ चेक, सेफ डिपॉजिट लॉकर। जैसे आपने दोस्तों अगर लॉकर हायर किया है किसी बैंक से, तो आपको उसका फ़ी देना पड़ता है, मंथली, ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे आपको लॉकर का फ़ी देना पड़ता है दोस्तों। ये हैं दोस्तों फी बेस्ड सर्विसेज। और भी सर्विसेज हैं दोस्तों, जैसे लेटर ऑफ गारंटी, ये नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल दोनों में आती हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये सारी फैसिलिटी दोस्तों रिटेल बैंकिंग में दी जाती हैं। तो हमने अभी तक देखा दोस्तों 3 तरह के प्रोडक्ट। एक तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा क्रेडिट प्रोडक्ट या एसेट प्रोडक्ट, एंड तीसरा अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में दोस्तों रेमिटेंसेस हैं, और नेफ्ट है, RTGS है, बैंकर्स चेक इशू करना है, DD बनाना है, ये सारी चीज़ें अदर सर्विसेज में आती हैं। तो दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग का यूनिट 5 का जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ से चालू किया था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है दोस्तों। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग देखें प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट वही है जो कस्टमर के नीड्स को, उनके डिज़ायर्स को, उनके सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करे। उसके बाद दोस्तों देखा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में दोस्तों कितने स्टेजेस हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, एटलीस्ट उसमें 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, उसके बाद लास्ट में दोस्तों डिक्लाइन। फिर आता है बैंक में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों डिपॉजिट प्रोडक्ट है या लाइबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट होते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों
ये डिपॉजिट में कई तरह के अकाउंट के बारे में, जैसे सेविंग अकाउंट में BSBD अकाउंट होते हैं, स्मॉल अकाउंट्स होते हैं दोस्तों। तो BSBD अकाउंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं दोस्तों। इसमें इसकी एक फीचर्स ये है दोस्तों कि ये महीने में 4 बार इसमें विड्रॉल किया जा सकता है, वो चाहे ATM से हो चाहे किसी ब्रांच से हो दोस्तों। डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, और इसमें ATM, चेकबुक, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है दोस्तों। और इसी एट ए टाइम ईयरली 1 लाख से ज़्यादा इसमें अमाउंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरा था दोस्तों एक स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट में दोस्तों एट ए टाइम 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड 10,000 से ज़्यादा किसी भी महीने में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने बात किया दोस्तों कुछ KYC के ऊपर। KYC होता क्या है? KYC नो योर कस्टमर दोस्तों। ये RBI के गाइडलाइन के हिसाब से सभी कस्टमर्स का बैंक KYC कंप्लायंस कराते हैं, KYC फॉर्म इशू करते हैं। उसमें ID के साथ फ़ोटो भी लगा रहता है, और ये कई तरह की जानकारियाँ मांगी जाती हैं, जिनमें से कॉमन जानकारी रहती है, जैसे नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एज, ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, इस तरह के इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है दोस्तों। और ये इंफॉर्मेशन कस्टमर को बैंक में देना पड़ता है दोस्तों। अगर KYC कंप्लायंस नहीं है तो रेगुलेटर जो हमारा RBI है समय समय पर बैंकों के ऊपर फाइन या चार्जेस इम्प्लीमेंट करता रहता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास था क्रेडिट प्रोडक्ट। क्रेडिट प्रोडक्ट में हमने बैंक के क्रेडिट कॉमन 2-3 तरह के होते हैं। एक तो था ट्रेडिशनल क्रेडिट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है मार्केट ओरिएंटेड। ट्रेडिशनल में दोस्तों जैसे हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ये सारे प्रोडक्ट हैं। और मार्केट ओरिएंटेड में नए नए जो मार्केट से रिलेटेड जिनकी ज़रूरत होती है दोस्तों, वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, उसके बारे में। तो इसके साथ ही बैंक कुछ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है दोस्तों, जो कि रेमिटेंसेस एंड नॉन फी बेस्ड सर्विसेज होते हैं। रेमिटेंस के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, नेफ्ट, RTGS, ये सब रेमिटेंस से रिलेटेड है दोस्तों। अब फी बेस्ड सर्विसेज में दोस्तों एक जैसे लॉकर्स या चेक कलेक्शन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें फी बेस्ड। DD इशू करना, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोग बस इसी पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट फिर लेके आते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।